आज सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से आपको खबरदार करना है, जिसके साथ कहा जा रहा है कि क्या 3 दिन के भीतर 4 कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने बीजेपी के हिंदुत्व विस्तार की नींव रख दी है। प्रधानमंत्री के भाषण में स्पष्ट राजनीतिक संदेश आ गया है। ये कहने की वजह अयोध्या से उडुपी और कुरुक्षेत्र से गोवा तक के राजनीतिक धार्मिक नक्शे में देखना जरूरी है। जहां अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा के नीचे हिंदुत्व की एकजुटता और गुलामी की मानसिकता के खिलाफ बात करते हैं, कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं तो मुगल आक्रांता के सामने नहीं झुके श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद कराते हैं। आज कर्नाटक के उडुपी पहुंचकर शांति के वाहक और शांति के रक्षक भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर याद कराते हुए कृष्ण नीति की बात करते हैं और गोवा में श्री राम की ऐतिहासिक मूर्ति का अनावरण करके कहते हैं भारत अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। इसीलिए ये चर्चा होने लगी कि क्या ये हिंदुत्व का वो विस्तार है जहां बीजेपी साफ कर रही है कि जातीय गोलबंदी वाली सियासत के खिलाफ वो हिंदुत्व के अपने सफल प्रयोग से पीछे नहीं हटेगी। तारीख 25 नवंबर अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री ने कहा 500 साल की वेदना को विराम मिला। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। तारीख 25 नवंबर कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे। कहा मुगल आक्रमणकारियों के आगे गुरु तेग बहादुर कभी टूटे नहीं। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। तारीख 28 नवंबर कर्नाटक के उडुपी पहुंचे प्रधानमंत्री ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। तारीख 28 नवंबर शाम तक गोवा के कैनाकोना पहुंचकर भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करते हैं। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। 3 दिन के भीतर ये 4 यात्रा, 4 कार्यक्रम को केवल धर्म से जुड़ा कार्यक्रम मानकर देखना सही नहीं। तो सवाल है, क्या हिंदुत्व के दायरे का और विस्तार किया जा रहा है? विपक्ष की जातीय गोलबंदी का मजबूत जवाब हिंदुत्व से अखिल भारतीय स्तर पर दे रहे हैं। धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करके प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं कि 2024 में जो फायदा एक बार जातियों में बांटकर विपक्ष उठा चुका है, अब वो दरवाजा कभी खुलने वाला नहीं। इन सवालों को समझने के लिए आपको पहले चुनावी गणित पर ध्यान देना होगा, जो कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हिंदू सवर्ण वोट में 1% नुकसान हुआ, हिंदू अपर ओबीसी का 4% घट गया और हिंदू दलित वोट 5% तक घट गया। जबकि यही वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 3% ज्यादा मिला, 11% हिंदू अपर ओबीसी का ज्यादा मिला और हिंदू दलित वोट का भी 3% तक इंडिया गठबंधन ज्यादा पाया। नतीजा ये रहा कि 2014 से 19 तक 2 चुनाव में बीजेपी लगातार जो बढ़ती रही, वो 24 में आकर पार्टी और गठबंधन दोनों स्तर पर सीटों के मामले में जरूर घटी। लेकिन जातियों में तब बटे हिंदू वोट का फायदा पाकर मजबूत हुए विपक्ष को अब किसी भी स्थिति में कोई फायदा न मिले, इसलिए धार्मिक सांस्कृतिक जागरण की बात प्रधानमंत्री
हर तरफ कर रहे हैं। जैसे गोवा में जब प्रधानमंत्री एशिया की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचते हैं तो इस बात पर जोर देते हैं कि आज का भारत सांस्कृतिक पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो तथ्य है और ये तथ्य इस तरह के अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद के बदलाव पर गौर करिए। 2 साल पहले तक अयोध्या में सालाना 5.5 से 6 करोड़ लोग दर्शन करने और घूमने फिरने पहुंच रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या शहर में पर्यटकों की संख्या 4 से 5 गुना तक बढ़ चुकी है। इस साल जनवरी से जून के बीच जहां 23 करोड़ पर्यटक पहुंच चुके हैं, वहां दिसंबर के अंत तक ये तादाद 50 करोड़ तक पहुंचने की बात कही जा रही है। दरअसल देश में हिंदू वोट, खासकर धार्मिक हिंदू यानी जो मंदिर ज्यादा जाते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं, उनका बड़ा हिस्सा बीजेपी पाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं में से 28% ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2014 में बढ़कर 45% और 2019 में और बढ़कर 51% हो गया। 2024 में यही पैटर्न देखा गया। जो हिंदू अधिक धार्मिक हैं, उनमें से 53% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया, जबकि केवल 10% के वोट कांग्रेस को मिले। लेकिन यहां बात अब केवल पूजा पाठ की नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का फोकस अब इस बात पर ज्यादा है कि हिंदुत्व को केवल पूजा पाठ के नजरिए से ही नहीं, बल्कि जनहित की योजना से लेकर रण क्षेत्र की रणनीतियों तक में हिंदुत्व का असर दिखे। अयोध्या हो, कुरुक्षेत्र हो, उडुपी हो या फिर गोवा, मुख्य प्राण देवर संघ के 100 साल वाले वर्ष में बीजेपी और संघ परिवार की हिंदुत्व की समग्र सियासत अब पूरे विस्तार पर, जहां इस बात पर जोर है कि वंचित समाज जो 2014 से लगातार बीजेपी के साथ रहा और 2024 में हल्का छिटकने से बड़ा असर सीटों पर पड़ा, वो अब अलग ना हो। इसीलिए प्रधानमंत्री जब शाम को श्री राम प्रतिमा का अनावरण गोवा में करते हैं, तो उससे पहले सुबह कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करते हैं, सोने का कलश चढ़ाते हैं और 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो गौर करना जरूरी है। आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। गरीबों की बात करते प्रधानमंत्री के हिंदुत्व के विस्तार की ये नई शैली है, जहां राम और कृष्ण के केवल पूजने की बात नहीं, जोर इस बात पर है कि जो श्री राम और श्री कृष्ण ने कहा, सरकार उसी नीति पर चल रही है। इसीलिए जब कृष्ण नीति से सर्वजन हिताय की बात होती है, तो उससे पहले अयोध्या याद करिए, जहां रामलला के दर्शन को पहुंचने से पहले सप्त मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजन किया, जहां माता शबरी का मंदिर है, जहां निषाद राज का मंदिर है। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य
और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। अयोध्या के कार्यक्रम में 7,000 सर्व समाज के लोगों को खास आमंत्रण देकर बुलाया गया। अवध के 13 जिलों के जो विशेष अतिथि बुलाए गए उसमें वंचित समाज के लोग ही रहे। कहा गया कि अयोध्या के राम मंदिर के शीर्ष पर लहराते धर्म ध्वज के नीचे हिंदू और हिंदुत्व को इस तरह संगठित किया गया ताकि यही एकता राजनीतिक मैदान में किसी भी चुनावी युद्ध में टूटे नहीं। क्योंकि हकीकत ये भी है कि 2024 के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना तक जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा दलित वोट मिला था। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। दलित वोट जो खिसका उसके बाद बीजेपी देश में 6 विधानसभा चुनाव में अब 4 जीत चुकी है। लगातार अपने हिंदू वोट को फिर एकजुट कर चुकी है और जब प्रधानमंत्री अभी हिंदुत्व के विस्तार में जुटे हैं तो ये बताना नहीं भूलते कि ऑपरेशन सिंदूर भी कृष्ण नीति का ही हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी, लेकिन ये नया भारत है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। अब चलिए आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां महागठबंधन में हार की समीक्षा के दौरान हंगामा हो गया। आरजेडी और कांग्रेस ने हार की वजह जानने के लिए बैठक की। हार के जयचंद ढूंढ रहे तेजस्वी यादव आरजेडी की बैठक में अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गए। तेजस्वी की कोर टीम के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठे, लेकिन जानकार बताते हैं कि निशाना तेजस्वी ही थे। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लेकर जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की वो सच साबित होती दिख रही है। हार के बाद समीक्षा बैठक में आरजेडी की तरफ से साथी दलों से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, क्योंकि पहली बार आरजेडी में कोर टीम के बहाने तेजस्वी यादव तक पर सवाल उठाए गए हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में 2 प्रत्याशियों की भिड़ंत में बात एक दूसरे को गोली मारने की धमकी तक जा पहुंची है, जहां कांग्रेस हो या फिर आरजेडी दोनों ने हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी बात आरजेडी को लेकर हुई, जहां संजय यादव के बहाने इस बार सीधे तेजस्वी यादव आ गए। सम्राट चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे? जीवन में 2 चुनाव जीते हैं, वो दोनों राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन से जीते हैं। अशोक चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे?
संजय झा आखिरी चुनाव कब जीते थे? माननीय मुख्यमंत्री जी आखिरी चुनाव कब जीते थे? बिहार चुनाव शुरू होने से पहले से संजय यादव विवादों में है। तेज प्रताप यादव उन्हें जयचंद बताते हैं। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हाथ आना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो रोहिणी आचार्य भी संजय यादव को लेकर अपनी खुलकर नाराजगी जता चुकी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको, पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। जब तेजस्वी यादव बिहार में हार के लिए दोषी जयचंदों को ढूंढने में लगे हैं, तब आरजेडी में निशाने पर सीधे खुद आ गए हैं। चुनाव में हार की वजह जानने के लिए हुई आरजेडी की प्रमंडलवार बैठक में सूत्रों के मुताबिक हार के कारणों में पार्टी में सामंजस्य की कमी सबसे ऊपर बताई गई। कांग्रेस जैसे साथी दलों से मदद न मिलने के आरोप लगे, लेकिन सबसे अप्रत्याशित रहा तेजस्वी यादव की कोर टीम की कार्यशैली पर उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से सवाल खड़े करना। ऐसा पहली बार हुआ है जब लालू परिवार पर पार्टी के नेताओं ने सवाल उठा दिया है। 2020 चुनाव में जब महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी तो उस वक्त आरजेडी ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी नहीं उतारे थे, जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार उस वक्त नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जब आरजेडी का प्रदर्शन 2010 के बाद सबसे खराब रहा है, तो फिर पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो चुके हैं और तेजस्वी की कोर टीम निशाने पर है, क्योंकि यही कोर टीम इस चुनाव में तमाम बड़े फैसले ले रही थी। तेजस्वी की कोर टीम में 6 लोग बताए जाते हैं। पहले नंबर पर संजय यादव हैं, जिन्हें आरजेडी का चाणक्य कहा जाता है। तेजस्वी से मिलना हो या फिर पार्टी की कोई भी रणनीति, कहा जाता है कि सब कुछ संजय ही तय करते आए हैं। तेजस्वी की आंख कान बताए जाने वाले संजय यादव किसी ताकत को तेज प्रताप जयचंद कहकर संबोधित करते हैं और खुद को परिवार से बेदखल करने के लिए तेज प्रताप संजय यादव को दोष देते हैं। जब से आप आरजेडी में आए हैं तो ऐसा आप पे आरोप लगता है कि आप 2 भाइयों के बीच में आ रहे हैं, और कई बार ये बात तेज प्रताप ने कही है, अक्सर ये बात बोली, क्या ये बात सच है? नहीं, इस बात में कोई सत्यता नहीं है। संजय यादव के अलावा तेजस्वी की कोर टीम में रमीज नियाज खान, शक्ति सिंह यादव, सुनील सिंह, इंजीनियर सुनील और मोहम्मद अदनान बताए जाते हैं, जो हार के बाद अब आरजेडी में सबके निशाने पर है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा संजय यादव की हो रही है, लेकिन जिस तरह से सवाल तेजस्वी यादव की कोर टीम के ऊपर उठ रहे हैं, वो अपने आप में इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि सवाल सीधे सीधे तेजस्वी यादव से है, क्योंकि बिहार में चुनाव की कमान उन्होंने ही संभाल रखी थी और नेतृत्व भी उनका था। आरजेडी की तरह कांग्रेस ने भी हार पर मंथन शुरू किया, जिसकी दिल्ली में हुई बैठक में हंगामा सुर्खियां बन गया। दावा हुआ कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवार इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव आपस में ही भिड़ गए। बैठक शुरू होने से पहले आपके उम्मीदवारों के बीच गाली गलौज तक हो गई, गोली मारने की बात हुई है, ये जानकारी आई है। आपने सुना था? नहीं, आपके लोगों ने बताया। अच्छा। और अगर नहीं हुआ तो आप इनकार कर दीजिए। अगर लोगों ने बताया तो बताइए। हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई, जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है। उनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। क्या चूक रही आपको? आप पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ, सही बात है। क्या चूक कहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ अलग लगती, बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना एस्पैरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया, ये सब चूक हुई हम लोगों से। बिहार में हार की समीक्षा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस की पहली बैठक थी। जिस तरह से आरजेडी में तेजस्वी की कोर टीम और कांग्रेस में तू मैं विवाद में बदली, आरजेडी की तरफ से साथी दलों पर हार के लिए दोष दिया गया, उसने गठबंधन के भरोसे और भविष्य पर बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। शशि भूषण, पटना, आज तक। बिहार के बाद महागठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में, जहां अयोध्या के इर्द गिर्द बीजेपी चुनाव लड़ने की स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या से उसके हौसले बुलंद हैं। बड़ी बात यह है कि 2027 के यूपी चुनाव पर होने वाले इसके असर को लेकर अखिलेश यादव भी खबरदार हैं। साल 2017 और साल 2022 में हारने वाले अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी का धार्मिक कार्ड अगर चल गया तो फिर उनकी हार की हैट्रिक तय है।
इसीलिए अखिलेश की तरफ से एक ऐसी रणनीति पर काम हो रहा है जिससे बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी भी नहीं कह पाएगी और राम मंदिर के दर्शन करके उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट एकजुट बीजेपी के पास न होने पाए। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। राम मंदिर ध्वजारोहण से बीजेपी ने 2027 के चुनाव की अपनी स्क्रिप्ट तय कर दी। सवाल है कि 2027 के चुनाव में राम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रही बीजेपी को अखिलेश यादव इस मंदिर के जरिए कैसे रोकने की सोचते हैं। यह मंदिर कहां बन रहा है, इसे कौन बनवा रहा है? केदारनाथ की तरह दिखने वाले इस मंदिर को अखिलेश यादव की तरफ से मंदिर राजनीति का नया मंदिर कार्ड कैसे माना जा रहा है? अखिलेश यादव का शिव मंदिर से क्या रिश्ता है? इसे समझने से पहले एक बार फिर बीजेपी की रणनीति को समझिए। जिन्होंने श्री राम को विकास का ब्रांड बनाकर जाति से हटकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की, जातिवाद की काट के लिए हिंदू समरसता का नया नारा दिया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी जैसे विरोधियों का नाम लिए बगैर रामत्व को नकारने वालों को आड़े हाथ हो लिया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हिंदुओं के जातियों में बंटने का नुकसान हुआ तो इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव पाए। साल 2019 के मुकाबले 2024 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कुर्मी कोयरी वोट पर 20% का फायदा हुआ था। यादव वोट 20% ज्यादा मिला, अन्य ओबीसी 16% ज्यादा मिला, गैर जाटा वोट भी 14% बढ़ा था। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 17 सीटें दलितों के लिए लोकसभा में आरक्षित हैं, जहाँ पिछली बार 15 सीट जीतने वाले एनडीए को 2024 के चुनाव में सिर्फ 8 सीट मिली और जिस इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 2019 में दलित आरक्षित सीट एक भी नहीं मिली थी, उसे भी 8 सीट मिलती है। अन्य को इस बार 1 सीट मिली। यानी यूपी में जो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ उसमें भी दलित वोट एक बड़ी वजह रहा। तो हिंदू वोट बंटने से बीजेपी के खाते से 2019 के मुकाबले 29 सीट कट गई और सीधा फायदा अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को हुआ, जिन्हें साल 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी की तरफ से घेरने की कोशिश नाकाम हो गई। भैया अखिलेश, आपको और डिंपल भाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? मैं बता देता हूं, ये सभी को ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण भेजा था मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई इटावा वालों? इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। बीजेपी की तरफ से खुद पर होने वाले हमलों का जवाब अखिलेश यादव ने बहुत ही चतुराई से दिया। पहले तो अखिलेश यादव ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने की जिम्मेदारी भगवान के बुलावे पर डाल दी। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। फिर अखिलेश यादव ने मंदिर पर बीजेपी के घेरने की कोशिशों का पक्का इलाज ढूंढा। अखिलेश यादव की तरफ से इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाया जा रहा है, जिसका हवाला देते हुए अखिलेश ने राम मंदिर की धर्म ध्वजा स्थापना के कार्यक्रम में नहीं जाने को लेकर अपनी एक दलील पेश की। सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्णता ही पूर्णता की तरफ ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर दूसरे मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। तो अखिलेश यादव इटावा में बन रहे इस केदारेश्वर मंदिर के बन जाने के बाद किसी दूसरे मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। और दिलचस्प बात यह कि केदारनाथ मंदिर की तरह बनते इस मंदिर का काम अगले 2-3 साल में पूरा होने का दावा किया जाता है। यानी साल 2027 के चुनाव के बाद अगर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ
तो क्या तब तक उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर तक अखिलेश यादव के जाने की उम्मीद नहीं है? अंदर आ गया, इधर से दर्शन करते जाते आ गया, अंदर पब्लिक आ गया, मैं दर्शन करते अच्छे आ गया। वो केदारनाथ नहीं चला गया मेरा, इधर जाकर दर्शन करते जाते बोलते थे। ये थोड़ा टाइप का, थोड़ा केदार उत्तराखंड केदारेश्वर थोड़ा टाइप का पड़ता गया। The शिवलिंग is come from in Gandaki Nadi. It will take 2 or 3 years. It will take complete. इस मंदिर के जरिए अखिलेश एक तीर से 2 निशाने साधते हैं। मंदिर के जरिए अखिलेश की कोशिश बीजेपी के 80-20 वाले नैरेटिव को मजबूत होने से रोकने की भी है। जिस तरह अयोध्या के राम मंदिर में सभी समाज और जातियों के महापुरुषों को जगह दी गई, बड़ी संख्या में सोनभद्र, मिर्जापुर जैसे जिलों से आदिवासियों, पिछड़ों और साधु संतों को बुलाया गया। उनका सीधा मकसद धर्म के जरिए हिंदुओं को एकजुट करना लगता है। हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वालों को लगता है कि जिस तरह इटावा के इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है, उससे अखिलेश यादव की हिंदू विरोधी होने की जो छवि बीजेपी गढ़ती आई, उसे रोकने में मदद मिल सकती है। साल 2027 के चुनाव में बीजेपी के 80-20 के नैरेटिव से क्या तब अखिलेश बेहतर तरीके से निपट पाएंगे? दर्शन की बढ़िया वही फील आई है, वही वाइब्स है सारी, और जो इसके जो मंदिर की जो नक्काशी है हूबहू बिल्कुल उसी की जैसी है। कोई भी किसी भी बात का कोई जरा सा भी फर्क नहीं है। सोमवार के दिन तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, कई हजारों में भीड़ संगत महापुरुष लोग आते हैं तो दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और समाज ग्रामवासी, समाज इटावा के सभी महापुरुष, सभी जनमानस की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं कहता हूँ कि ऐसा महापुरुष मेरी समझ से तो पूरे हिंदुस्तान में कोई है नहीं, जिन्होंने एक इटावा की गरीब जनता के लिए इतना भव्य और आलीशान मंदिर बनाया है। तो इटावा में बन रहे इस मंदिर को बीजेपी अखिलेश का हृदय परिवर्तन और अखिलेश अपनी सच्ची आस्था बताते। अखिलेश की इस एक सियासी चाल से हिंदू वोट पर एकाधिकार करने की सोच रही बीजेपी की रणनीति तब क्या कमजोर हो जाएगी? उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जहां यूपी एसटीएफ ने कोडीन मिक्स नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले उस रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आरोप है कि बड़े बड़े संरक्षक अब भी बचे हैं। ये खबर इसीलिए आपको आज देखना जरूरी है क्योंकि इसमें यूपी एसटीएफ ने दावा है कि मछली तो पकड़ ली, लेकिन फर्जी फर्म, फर्जी बिल के साथ 100 करोड़ की नशीली सिरप खपाने का असली खिलाड़ी अब तक पकड़ा जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश का ये वो रैकेट है जिसमें 2 मुख्य आरोपियों की तस्वीर और वीडियो बाहुबली नेता के साथ चर्चा में है। क्या ये केवल एक संयोग कहा जाएगा कि जिस 9777 नंबर की गाड़ियों वाले काफिले से पूर्वांचल के एक बाहुबली नेता धनंजय सिंह के वीडियो सामने आते हैं, उसी 9777 नंबर वाली एक एसयूवी के साथ यूपी एसटीएफ ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम है अमित सिंह टाटा। और आरोप ये कि यही अमित सिंह टाटा 100 करोड़ की नशीली ड्रग खपाने वाले सिंडिकेट का हिस्सा है। 9777 उत्तर प्रदेश में जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह की गाड़ियों का होता है। क्या यह भी केवल एक संयोग है कि अलग अलग दलों के साथ अपनी श्रद्धा भक्ति अलग अलग वक्त में दिखाकर किसी तरह चुनाव जीतते रहे बाहुबली धनंजय सिंह उसी अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई कहते एक वीडियो में नजर आते हैं, जिसे कोडीन मिक्स कप सिरप की तस्करी का आरोपी यूपी एसटीएफ कहती है। क्या यह भी केवल एक संयोग ही है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के हाथों जिस 100 करोड़ी नशीले सिरप वाले रैकेट में धरपकड़ के बीच मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के दुबई भाग जाने की खबर आती है, उस शुभम जायसवाल की तस्वीर जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के ही साथ सामने आती है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह खामोश हैं, चुप्पी साधी।
आज तक संवाददाता ने उनका पक्ष जानना चाहा तो कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ की जांच बहुत कुछ बोल रही है, बहुत सवाल खड़े कर रही है। जिसने पहले गाजियाबाद में ट्रकों में तस्करी करके भेजी जाती नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी, फिर जांच पहुंची वाराणसी, जहां दावा होता है कि करोड़ों की वो कफ सिरप अवैध रूप से तस्करी करके भेजी जा रही थी, जिसको फर्जी फर्म फर्जी बिल के आधार पर कई राज्यों से लेकर बांग्लादेश तक बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए जाते रहे, क्योंकि इस सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए कराए जाने का आरोप है। कोडीन एक तत्व है, कोडीन डाला जाता है ताकि उससे बॉडी को रिलैक्स मिलता है पेशेंट को। उसमें क्या है, उसमें कुछ सेडेटिव होता है, तो उसको क्या है कि कुछ लोग उसको नशे के रूप में जो 1 सीसी की जगह 2 सीसी पी लिए तो उसको नशा हो जाता है। इस तरह का भी इस्तेमाल होता है, तो ये संभावना है कि दुरुपयोग ही किया गया है। और अब 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम शुभम जायसवाल का है, जिसकी फिलहाल केवल तस्वीर ही यूपी एसटीएफ के पास है। वो तस्वीर जिसमें ये बाहुबली धनंजय सिंह के साथ दिखता है। हालांकि तस्वीर किसी आरोपी के साथ होना गुनाह नहीं है, लेकिन सवाल अपने आप में है कि आखिर उस शुभम जायसवाल का संरक्षक कौन है, जिसको लेकर आरोप है कि शुभम जायसवाल की शेरी ट्रेडर्स कोडीन मिक्स कफ सिरप की सुपर स्टॉकिस्ट थी, यानी वो सिरप जिसको नशे के लिए तस्करी करके बेचा और भेजा जाता रहा। इस शुभम जायसवाल के बारे में दावा है कि यूपी एसटीएफ की पकड़ में आए अमित सिंह टाटा ने बताया, जिस पर आरोप है कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के नेटवर्क से ही झारखंड से बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक इस नशीली कफ सिरप की सप्लाई होती रही। यूपी एसटीएफ ने शुभम जायसवाल के लिए अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस और एसटीएफ के लिए जांच का विषय है कि आखिर जिस आरोपी अमित सिंह टाटा को पूर्वांचल के नेता धनंजय सिंह एक वायरल वीडियो में दावा है कि छोटा भाई कहते हैं, क्या उस आरोपी या उसकी 9777 नंबर वाली कार से भी कोई रिश्ता है? ये गाड़ी है अमित सिंह टाटा की, जिसे यूपी एसटीएफ ने कोडीन मिक्स कफ सिरप के सिंडिकेट में गिरफ्तार किया है। शुभम जायसवाल का पार्टनर अमित सिंह टाटा, जिसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उसकी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है। गाड़ी एमवी एक्ट में दाखिल की गई है। गाड़ी का नंबर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी भी बड़े नामचीन व्यक्ति के नाम की सीरीज लेकर के, ये देखिए यूपी 65 FN 9777 ये 9777 उत्तर प्रदेश में जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह की गाड़ियों का होता है। और सोशल मीडिया पर अमित सिंह टाटा के चाहे इंस्टाग्राम हो या फैन क्लब के इंस्टाग्राम पोस्ट हो, उसमें तमाम जगहों पर धनंजय सिंह के साथ अमित सिंह टाटा के वीडियो फोटोज वायरल हुए हैं। और तो और धनंजय सिंह की गाड़ियों के काफिले में भी अमित सिंह टाटा इसी गाड़ी से जाता हुआ नजर आया है। यह अलग बात है कि अमित सिंह टाटा की यह गाड़ी उसकी पत्नी साक्षी सिंह के नाम पर परिवहन विभाग में दर्ज है। फिलहाल यूपी एसटीएफ कोडीन मिक्स कफ सिरप के सिंडिकेट को खंगालने में लगी है। धनंजय सिंह जिस शुभम जायसवाल और अमित टाटा के साथ फोटो वीडियो तस्वीरों में दिखते हैं, उन दोनों का एक पुराना वीडियो भी चर्चा में आया है, जहां ये दोनों एक शख्स के साथ मारपीट करते नजर आते हैं। सवाल ये है कि जिनके फोटो और वीडियो तमाम है, उस सिंडिकेट में क्या केवल अमित और शुभम ही असली हैं, या फिर ये दोनों केवल मछली हैं, मगरमच्छ कोई और है? अमित सिंह टाटा गिरफ्तार है, शुभम जायसवाल दुबई में बैठा है, लेकिन अभी शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की सिंडिकेट की बड़ी मछलियों का गिरफ्तार होना बाकी है, जिसके संरक्षण में बच्चों के लिए जानलेवा और बांग्लादेश में नशे के लिए तस्करी की जा रही कोडीन मिक्स कफ सिरप का सिंडिकेट पकड़ा जाए और ऐसे तमाम लोगों का यूपी एसटीएफ कुंडली खंगाल रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। बात पाकिस्तान की, जहां पर आसिम मुनीर का राज चल रहा है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले आसिम मुनीर इमरान खान की वजह से अब निशाने पर है। इमरान खान की बहन ने तो आज उन्हें हिटलर करार दे दिया। पाकिस्तान में किस तरह मुनीर की तानाशाही चल रही है, उस बारे में आपको बताएं। उससे पहले बात इमरान खान के बेटे कासिम की। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में उनकी 3 बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है। तीनों बहनों की वजह से सबको पता चला कि इमरान खान मुश्किल में है, इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इमरान खान के छोटे बेटे कासिम की एंट्री हो गई है। लंदन में रहने वाले कासिम ने आज एक्स पर पोस्ट लिखकर दुनिया भर के देशों को आगाह किया।
पाकिस्तान की सरकार से पूछा मेरे पापा कहां हैं, उनके जिंदा होने के सबूत दो। अब सवाल यह है कि क्या अपने पिता को छुड़ाने के लिए इमरान खान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान जाएंगे? जिस तरह का माहौल अभी पाकिस्तान में बना हुआ है, उसे देखते हुए इमरान के बेटों की पाकिस्तान में एंट्री आसिम मुनीर को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इमरान की वजह से क्या जलने जा रहा है पाकिस्तान? क्या आसिम मुनीर के खिलाफ जनता का सब्र टूट रहा है? इमरान खान को मुनीर ने छिपा कर क्यों रखा है? पाकिस्तान में इमरान खान बनाम आसिम मुनीर के बीच जानी दुश्मनी का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। आसिम मुनीर इमरान की यादें मिटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इमरान के चाहने वाले झुकने को तैयार नहीं और पाकिस्तान को आग लगाने की बातें हो रही हैं। इमरान समर्थक टूट चुके हैं। इमरान को लेकर उनका डर बढ़ता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में आसिम मुनीर निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान में तीनों सेनाओं का चीफ बनकर आसिम मुनीर बिना एक भी गोली चलाए तख्ता पलट कर चुके हैं, लेकिन आसिम मुनीर जानते हैं कि इमरान के समर्थकों का विद्रोह उन्हें पैदल कर सकता है। आसिम मुनीर को इमरान की सेना की ताकत का एहसास है, जो उनके एक इशारे पर पहले भी पाकिस्तान की सेना को एक बुल में दुबकने को मजबूर कर चुकी है। उनके लिए चिंता की बात है कि इमरान खान के बेटे भी उन्हें बचाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। इमरान खान के बेटे कासिम ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें इमरान खान का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। पिछले 6 हफ्ते से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया। ना तो किसी को उनसे मिलने दिया जा रहा, ना ही उन्हें कोई फोन कॉल या मैसेज दिया गया। मेरी बुआओं को भी भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है। सरकार पिता की असली हालत छिपा रही है। इमरान खान के 2 बेटे हैं, सुलेमान और कासिम। इमरान समर्थकों को लगता है कि ये दोनों ही अब आसिम मुनीर को गद्दी से उतार सकते हैं। इस वक्त इमरान समर्थकों का नेतृत्व उनकी बहनें कर रही हैं। आज तक से इमरान की बहन नौरीन नियाजी ने बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान में आग लग जाएगी। इमरान खान की स्थिति क्या है, कहां है वो, और क्यों अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के समर्थक और इमरान खान का परिवार धरने पर बैठा है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इमरान खान की बहन नूरीन हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका आज तक पे। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है, इमरान खान से आखिर आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया गया, और अगर आप बता सकें आप लोगों की पिछली मुलाकात इमरान खान से कब हुई थी, कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात को मेरे ख्याल मुझे अब अगर एग्जैक्ट याद नहीं, 4-5 हफ्ते तो हो गए जब से उनको किसी से उनका कोई राब्ता, कोई बात या किसी ने उनको देखा भी नहीं है इतने दिनों में। तो उसकी जाहिर फिक्र सबको है, क्योंकि ये लोग इतने डेस्परेट है इस वक्त हुए हैं पाकिस्तान में, जो हमारे इस वक्त हुक्मरान है। तो हम तो बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी जिंदगी पे पहले भी बहुत अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें फिक्र भी है। लेकिन हमें ये पता है, मैं तो हमेशा कहती हूँ और पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ये उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का सोचे भी ना। अगर किसी ने कोशिश भी की, यकीन करें इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये कोई इनका ख्याल है कि यहाँ पे रहेंगे या ये हुकूमत करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये सब अपनी मौत खुद मर जाएंगे। तो इनको ये सोचना भी नहीं चाहिए। ये जो जुल्म कर रहे हैं इस वक्त, सब पे कर रहे हैं, हमारे पे कर रहे हैं। हमें परेशानी है, क्योंकि हम इनके ऊपर, हमारा एतबार खत्म हो गया है। हमें बहुत परेशानी है, स्ट्रेस है इस चीज का, क्योंकि हम इन लोगों को इस वक्त एतबार नहीं कर रहे। ये अपने ताकत के और हुक्मरानी के चक्कर में ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाना की कोशिश करें। लेकिन मैं इनको कहती हूँ, मैं मीडिया पे पहले भी कहती हूँ, अब भी कहूंगी कि ये कोशिश भी ना करें। इनका ख्याल है इमरान खान के ऊपर, तो वैसे तो अल्लाह के हमारे दुआएं हैं सारी दुनिया की। ये लोग एक जुल्म की इंतहा पे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और इमरान खान की वजह से इमरान खान की पार्टी किसी बड़े फसाद में जाती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं पुरअमन एहतजाज करें। और पुरअमन एहतजाज, मुझे नहीं लगता इनको समझ आ रही है कि पुरअमन, क्योंकि ये लोग हमेशा जब ये लोग किसी जगह कोई एहतजाज करते थे तो ईंटें और डंडे और सब कुछ चलाते थे। गोलियां भी इनके लिए चलाना आसान है। इमरान खान वाहिद है पाकिस्तान के सियासतदान जो हमेशा इन्होंने अपने लोगों को कहा कि पुरअमन रहें। लेकिन पुरअमन रहने का ये मतलब नहीं है कि आप इनके जुल्म और ज्यादती का शिकार बने। मैं तो कहती हूँ कि ये सोचे भी ना। इन्होंने पहले इमरान खान की जिंदगी पे बड़े अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। गोलियां तो आपको याद है चली थी, उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ी टेम्पर उनको कर चुके हैं, उनमें कई चीजें।
पेट्रोल खराब डाल चुके हैं, तो ये बड़ा कुछ कर चुके हैं। जिंदगी तो इनके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने कभी कुछ करने की कोशिश की तो ये इनमें से कोई बचेगा नहीं। ये जो इनको हुक्मरानी का शौक है, ये सब खत्म हो जाएगा।